और चलिए फाइनल रिपोर्ट की बात करेंगे और आपको अब जानकारी देंगे क्योंकि बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने घोषित किया है जिला अध्यक्ष। जयपुर देहात की बात करें तो देखिए जयपुर देहात दक्षिण का जिला अध्यक्ष बनाया शिव प्रकाश यादव को 20 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी खबर 20 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा ऐलान और आपको जानकारी दे दें क्योंकि बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने जिला अध्यक्ष फिलहाल घोषित कर दिया है। जयपुर देहात की बात करेंगे सबसे पहले तो देखिए जयपुर देहात दक्षिण की अगर बात की जाती है तो इसका जो जिला अध्यक्ष है वो शिव प्रकाश यादव को बनाया गया है। उनको जिम्मेदारी दी गई है जयपुर देहात दक्षिण की जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया है। इसके अलावा 20 जिलों के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ऐलान किया 20 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने ये जिला अध्यक्ष घोषित की है। जयपुर देहात दक्षिण का जिला अध्यक्ष बनाया शिव प्रकाश यादव को और 20 जिलों की जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं। बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट उस वक्त का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का ये बड़ा ऐलान। और देखिए यहाँ पे लगातार जो है वो जिम्मेदारियां और कार्य सौंपा जा रहा है। 20 जिलों की जिला अध्यक्ष फिलहाल अब सामने आ चुके हैं क्योंकि 20 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के द्वारा। और जयपुर देहात दक्षिण की बात करें तो उसका जिला अध्यक्ष बनाया गया है शिव प्रकाश यादव को, यानी कि जयपुर देहात दक्षिण की जिम्मेदारी अब शिव प्रकाश यादव को भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है उसके द्वारा दी गई है। और खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। 20 जिलों की जिला अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। 20 जिलों के जिला अध्यक्ष सामने आ चुके हैं। जिम्मेदारियां यहां पर लगातार सौंपी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से ये बड़ा ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। और अगर इस घोषणा की बात करें 20 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए। योगेश जी देखिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जरा जानकारी आप साझा करें। देखिए हिंदू लगातार बीजेपी संगठन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। ओबीसी मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बनाए हैं और यहाँ पर 20 जिलाध्यक्ष घोषित किए आज। चंपालाल गैदर जो कि ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सीपी जोशी के अनुशंसा के बाद इनकी घोषणा हुई है। और साथ ही आज किसान मोर्चा ने भी भारतीय जनता पार्टी में लाभार्थी समूह जो किसान लाभार्थी हैं, मोदी सरकार के दौर में जिन किसानों को लाभ मिला है उन तमाम किसानों लाभार्थी संवाद के कार्यक्रम जो पहले से भी चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में और तेजी लाई जाएगी और पार्टी स्तर पर इन तमाम कार्यक्रमों को किया जाएगा क्योंकि संगठन अब एक्टिव मोड पर है पूरी तरह। चुनाव सामने है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर 24/7 संगठन की बैठकें और तमाम जो हम देख सकते हैं कि लगातार जो कार्यक्रम है वो जारी रहते हैं। आज बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ और पैनलिस्ट इनकी भी बैठकें हुई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बैठक ली। और ये भी एक बहुत बड़ा एक टास्क है कि किस तरह से मीडिया हैंडल करना है, किस तरह से जो भी टीवी चैनल्स पर जो बीजेपी के पैनलिस्ट जाते हैं वो किस तरह से अपनी पार्टी की और अपनी सरकार की परफॉर्मेंस किस तरह चुनावी कार्यक्रम में बताएंगे। सीपी जोशी ने तमाम नेताओं को टिप्स दिए बैठक के दौरान। और प्रमोद वशिष्ठ की अगुवाई में जो पूरी मीडिया की टीम है वो जुटी है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने जब जाए तो पूरी तैयारी के साथ और पूरे बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अपनी बात को रखें, चाहे टीवी चैनल्स पर रखें, चाहे वो अन्य जो न्यूज से जुड़े जो आजकल कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए हैं उन पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो तैयारी से जुड़ी बैठकें लगातार बीजेपी कार्यालय में जारी है और इसी के साथ मोर्चों के भी लगातार गठन जारी है। और कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ओबीसी मोर्चा में भी नए अध्यक्ष की घोषणा हुई थी और पहले ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी बढ़ाना उनको देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। और साथ ही CR चौधरी का भी आज स्वागत किया गया, वो किसान आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। उनका भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में
किसान मोर्चा की ओर से स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। तो कहा जा सकता है कि तमाम तैयारियों के मद्देनजर रोड मैप यही है, और हाल ही में कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें भी यही कहा गया था कि संगठन स्तर से जो भी जुड़े कार्यक्रम है उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई है और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने भी यहाँ पे जानकारी दी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर में लाभार्थी किसान कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रेस वार्ता में किसान आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष CR चौधरी का अभिनंदन किया गया। प्रदेश महामंत्री रेवत सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर बलराम दून, साथ ही अमित गोयल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान नवनियुक्त किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कहा कि ERCP से जिलों की सिंचाई और पेयजल हेतु किसानों को पानी मिलेगा, जिससे 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का 40% आबादी को लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया, जिससे किसानों को आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। किसानों के साथ देख कर के और किसानों की समस्याओं को किस प्रकार से समाधान किया जाए, किसानों के हित में क्या क्या प्लान हो सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और उससे राजस्थान का किसान किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है और ज़्यादा। 10 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट का ये था कि भाई किसानों की आय को डबल करें, और उस टारगेट पे हम पहुंच रहे हैं। कई इस पर के लिए एक्ट और संशोधन भी लाए, और अब हम ये देखेंगे किसान की आय बढ़े। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी वो करीब करीब काफ़ी लागू की गई है। और चलिए अब बात करेंगे चुनावी रण की। आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के साथ ही आम चुनावों का आगाज हो चुका है। भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्री भी अपने चुनावी मोर्चों को साधने में जुटे हैं। सचिवालय में बैठने के बजाय टीम भजनलाल के मंत्री अब चुनावी समर में दिखेंगे और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लोकसभा चुनाव मंत्रियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। चुनाव के बाद होने वाले भावी मंत्री परिषद बदल और विस्तार में मंत्रियों के प्रभाव और प्रभाव क्षेत्रों में रहे परिणामों को परखा जाएगा और 25 लोकसभा क्षेत्र साधे जाएंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। बीजेपी संगठन पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। अब टीम भजनलाल शर्मा ने भी कमर कस ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों ने लोकसभा चुनाव को फतेह करने की रणनीति बनाना तेज कर दिया। मंत्री परिषद के सभी सदस्य अपने प्रभार और प्रभाव वाले क्षेत्रों में मोर्चा संभालेंगे। रणनीति बनाने के साथ ही संबंधित लोकसभा क्षेत्र की जमीनी रिपोर्ट ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, सभी मंत्री मतदान तक अपने क्षेत्रों में चुनावी मोर्चे पर डटे रहेंगे और पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में जिताने की रणनीति बनाने का भी कार्य करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक है। प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले चेहरों में वो शुमार है। वित्त, पर्यटन और PWD जैसे अहम विभाग दिया कुमारी के पास है। जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी 3 लोकसभा सीटों पर सीधा संदेश देती है। टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद और जयपुर सीट पर इनका सीधा प्रभाव है। राजपूत वर्ग के साथ ही युवा, महिला मतदाता इनके जरिए साधे जा सकते हैं। सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। राजसमंद सीट से बीजेपी की सांसद भी रह चुकी है। बीजेपी कई लोकसभा सीटों पर दिया कुमारी को भेजने की रणनीति बना रही है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक है। परिवहन, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री है। बीजेपी सरकार के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं। बीजेपी की ऐसी बाहुल्य लोकसभा सीटों पर इनके प्रभाव को साधने की रणनीति है। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर सीटों पर इनका प्रभाव काम आएगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री है। डॉक्टर किरोड़ी से पूर्वी राजस्थान को साधने की रणनीति है। डॉक्टर किरोड़ी खुद सवाई माधोपुर से विधायक है। इनके भतीजे राजेंद्र मीणा दौसा के महुआ से बीजेपी के विधायक है। दौसा लोकसभा क्षेत्रों से डॉक्टर किरोड़ी सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ी के सामने कांग्रेस के परंपरागत मीणा वोटर्स को साधने की चुनौती है। टोंक, सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस ने हरीश मीणा पर दाव खिला। डॉक्टर किरोड़ी के भाई जगमोहन का नाम दौसा से टिकट के दावेदारों में है। लोकसभा चुनावों में प्रमुख रूप से 2 लोकसभा सीटों पर डॉक्टर किरोड़ी प्रभावी हो सकते हैं। मदन दिलावर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री है।
रामगंज मंडी से विधायक और बीजेपी के दलित चेहरे हैं। हाड़ौती की 2 लोकसभा सीटों पर प्रभाव कम आ सकता है। झालावाड़, बारा और कोटा बूंदी लोकसभा के दलित वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। मदन दिलावर की उग्र हिंदू नेता की छवि है। आरएसएस की पसंद के तौर पर भी दिलावर चर्चित है। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। माली वर्ग और मारवाड़ से ताल्लुक रखते हैं। जैतारण से विधायक है। इनके जरिए पाली, अजमेर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर सीट तक मूल ओबीसी में संदेश संभव है। अविनाश गहलोत से 4 लोकसभा सीटों पर सीधा संदेश जा सकता है। माली मतदाता और मारवाड़, मेरवाड़ा, गोडवाड़ा पर फोकस करेंगे। जालौर, सिरोही लोकसभा सीट पर चुनौती मिलेगी। यहां से कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को प्रत्याशी बनाया है। गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है। लोहावट से विधायक और राजपूत नेता की इमेज है। मारवाड़ की राजपूत पट्टी में इनका विशेष प्रभाव है। नागौर, अजमेर और जोधपुर लोकसभा सीट पर प्रभाव है। खीवसर की रॉयल फैमिली से होने का प्रभाव भी अहम है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और नागौर में ज्योति मिर्धा को इनसे मदद संभव है, क्योंकि राजपूत समाज मारवाड़ की लोकसभा सीटों की परिणाम प्रभावित करता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं खेल युवा मंत्री है। जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। जयपुर ग्रामीण से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं। ओलंपिक विजेता और युवाओं के बीच में चर्चित है। राजपूत नेता से 2 लोकसभा सीट टारगेट की जाएगी। जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर लोकसभा सीट को साधेंगे। राठौड़ के कारण शेखावटी को साधने की भी कोशिश होगी। जोगाराम पटेल विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री है। जोधपुर के लूणी से विधायक है। 3 लोकसभा सीटों पर फोकस पटेल की कोशिश रहेगी। पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर लोकसभा सीटों को टारगेट करेंगे। पटेल कल्बी वर्ग के मतदाताओं का बीजेपी की ओर रुख मोड़ने का भी काम करेंगे। सुमित गोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है। बीकाना पर विशेष प्रभाव है। लूण करणसर सीट से विधायक है। बीजेपी के युवा जाट चेहरे की इमेज है। इनके जरिए 3 लोकसभा सीटों को टारगेट किया जाएगा। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू लोकसभा सीट पर फोकस किया जाएगा। अर्जुन मेघवाल के लिए बीकानेर में रणनीति बनाने का काम करेंगे। इन तीनों लोकसभा सीटों पर जाट वर्ग निर्णायक होते हैं। कांग्रेस राज में इस क्षेत्र से जाट वर्ग का मंत्री नहीं बनाया गया था। हालांकि गोदारा के सामने चूरू लोकसभा सीट चुनौती होगी। कन्हैया लाल चौधरी मालपुरा से विधायक और पीएचईडी मंत्री है। इनके जरिए टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण सीटों को टारगेट किया जाएगा। जाट मतदाताओं को साधने की रणनीति रहेगी। बाबूलाल खराड़ी झाडोल से विधायक और जनजातीय क्षेत्रीय मंत्री है। बीजेपी के सबसे बड़े जनजातीय आदिवासी चेहरे हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा सीटों पर फोकस करेंगे। खराड़ी के सामने बीएपी के प्रभाव को रोकना चुनौती रहेगा। जोराराम कुमावत सुमेरपुर से विधायक है। पशुपालन, देवस्थान और डेयरी विभाग के मंत्री है। कुमावत कुम्हार वर्ग को इनके जरिए साधने की कोशिश करेंगे। पाली और जालौर लोकसभा सीट पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही अजमेर, राजसमंद, नागौर लोकसभा सीट को भी टारगेट करेंगे। मारवाड़, गोडवाड़ की कुम्हार, कुमावत, प्रजापत वोटों को साधेंगे। मूल ओबीसी का ये वर्ग बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक भी माना जाता है। हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से विधायक और राजस्व मंत्री है। प्रखर बीजेपी नेता नंदलाल मीणा के पुत्र और बीजेपी के आदिवासी चेहरे हैं। हेमंत के जरिए 3 लोकसभा सीटों को साधा जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ सीटों को टारगेट किया जाएगा। कांग्रेसी प्रभाव वाले आदिवासी मीना वोटों को साधने की रणनीति रहेगी। सुरेश रावत पुष्कर से विधायक और जल संसाधन मंत्री है। अजमेर और राजसमंद लोकसभा सीट पर मेहनत करेंगे। मगरा बेल्ट की रावत मतदाता परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। जवाहर सिंह बेडम नगर से विधायक और गृह राज्य मंत्री है। भाजपा के सबसे प्रखर गुर्जर चेहरे हैं। इनके जरिए 3 लोकसभा सीटों को टारगेट करने की रणनीति है। भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक, सवाई माधोपुर सीटों पर फोकस रहेगा। जवाहर सिंह की पूर्वी राजस्थान की गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र पर अच्छी पकड़ है। संजय शर्मा अलवर विधायक और वन मंत्री है। संजय शर्मा की ब्राह्मण नेता की इमेज है। इनका मुख्य कार्य अलवर में भूपेंद्र यादव के सारथी के तौर पर काम करना होगा। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि अलवर के साथ ही दौसा और जयपुर में भी संजय शर्मा का उपयोग लिया जाएगा, क्योंकि जयपुर ग्रामीण दौसा सीट पर ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में है। झाबर सिंह खर्रा श्री माधोपुर से विधायक और यूटीएच मंत्री है। झाबर सिंह से 3 लोकसभा सीटों को साधने की रणनीति रहेगी। सीकर, झुंझुनू और जयपुर ग्रामीण सीटों को साधेंगे। झाबर सिंह खर्रा को शेखावटी का प्रखर जाट नेता माना जाता है। हीरालाल नागर सांगोद से विधायक और ऊर्जा मंत्री है।
धाकड़ वर्ग के बीजेपी के बड़े नेता हैं। कोटा में ओम बिरला के सारथी के रूप में वो काम करेंगे। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ सीटों को प्रभावित करेंगे। यहाँ भाजपा ने परंपरागत धाकड़ समाज में संदेश देने की कोशिश की है। गौतम कुमार दत्त बड़ी सादुड़ी से विधायक और सहकारिता मंत्री है। जैन समाज के बड़े नेता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में प्रभाव को काम में लिया जाएगा, क्योंकि जैन वर्ग का मेवाड़ में प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर मंजू बागबार महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। जायल से बीजेपी विधायक और नागौर की दलित फेस है। इससे नागौर, अजमेर, जोधपुर सीटों पर प्रचार कराया जाएगा। दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। मारवाड़ की कांग्रेस से परंपरागत मेघवाल वोट को साधने की कोशिश होगी। आरएलपी को भी बागमार के जरिए टारगेट किया जाएगा। के विश्नोई उद्योग एवं खेल राज्य मंत्री है। गुड़ा मालिनी से विधायक है। हेमाराम चौधरी को हराया था। बीजेपी के सबसे प्रभावी विश्नोई चेहरे हैं। इनके जरिए 3 लोकसभा सीटों को टारगेट किया जाएगा। बाड़मेर, जालौर, सिरोही और जोधपुर सीटों पर फोकस रहेगा। 2 केंद्रीय मंत्रियों के सारथी के रूप में काम करेंगे। ओटाराम देवासी सिरोही से विधायक और पंचायती राज मंत्री है। देवासी समाज के धर्मगुरु के तौर पर ख्याति प्राप्त है। देवासी रेवाड़ी बहुल्य लोकसभा सीट पर काम करेंगे। जालौर, सिरोही और पाली को साधने का काम करेंगे। विजय सिंह चौधरी राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री है। नावा से विधायक है और जाट नेता के तौर पर चर्चित है। विजय 2 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे। नागौर और जयपुर ग्रामीण सीटों को साधेंगे। राजस्थान में भावी मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार के मद्देनजर मंत्रियों के लिए लोकसभा चुनाव एक परीक्षा की तरह होगी। मंत्री जिस सीट से विधायक है, वहां की मतदान प्रतिशत पर भी पार्टी की निगाह रहने वाली है। टीम भजनलाल शर्मा की मंत्रियों के जरिए भाजपा की कोशिश 25 सीटों पर व्यापक रणनीति बनाने की है, जिससे मिशन 25 कामयाब हो पाए। साथ ही मंत्री भी अपना प्रभाव सिद्ध करने का काम करेंगे, चाहे क्षेत्र की सियासत हो या फिर जाति की। मंत्री के प्रभाव क्षेत्र में मिली सफलता कद बढ़ाने का काम करेगी। देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और यही कारण है कि यहाँ की राजनीति भी हर 20 किलोमीटर बाद अलग परिवेश में नजर आ जाती है। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अगर हम तस्वीरों को देखें तो एक ही तस्वीर कांग्रेस पार्टी पर राजस्थान में भारी पड़ रही है, और वो है नरेंद्र मोदी की तस्वीर। पिछली बार भी बीजेपी ने 25 सीटों को जीता, और कहा जा सकता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। और वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस रथ को, मिशन 25 को राजस्थान में रोकने में जुटी है। यही कारण है जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को राजस्थान में, उस धरती पर कैसा रोका जाए जहां हाड़ौती की सियासत अलग है, मेवाड़ की अलग है, मालानी की अलग है, ढूंढाड़ की अलग है। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने प्रधान चुनाव कार्यालय के शुभारंभ पर हुई जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान शेखावत ने अपने चित परिचित अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके स्थानीय प्रत्याशियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें विकास नहीं दिखता है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का। देश में 10 साल पहले जितने एयरपोर्ट थे, आज उसके 2 गुने एयरपोर्ट बन गए हैं। उत्तर भारत में जितने एयरपोर्ट हुआ करते थे, उतने तो आज केवल उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। जोधपुर एयरपोर्ट को हम विश्व स्तरीय बना रहे हैं। शेखावत ने कहा कि इस बार ऐतिहासिक मतदान होना चाहिए। मित्रों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक नए कार्यकर्ता को, जिसका भारतीय जनता पार्टी से वास्ता प्रत्यक्ष रूप से बहुत पुराना नहीं था, उसे आशीर्वाद देकर के, उसका चयन करके जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी के नाते नामित किया है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यही सारी टोली, चाहे 1-2 अरविंद सिंह जी जैसे बच्चे नए होंगे, बाकी यही सारी टोली जो सामने बैठी है और इधर बैठी है। जब देश एक आशा की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, लोकतांत्रिक भारत की जो 10 साल की कालरात्रि थी, अमावस की रात थी,
देश जिस तरह से हर मोर्चे पर कमजोर और विफल हो रहा था, देश में भ्रष्टाचार चरम पर था और भ्रष्टाचार के अतिरिक्त यदि कोई एक समाचार देश में समाचार पत्र या टीवी चैनल में छपता था, वो आतंकवादी घटनाओं का होता था। उस बुरे दौर में उस परिस्थिति को परिवर्तित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशा की किरण के रूप में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए देश की जनता ने भाजपा नेतृत्व के लक्ष्य की अब की बार हम 272 के पार जाएंगे। उस 272 के पानारे को सिद्ध करने के लिए इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के मेरे जैसे नए कार्यकर्ता को लगभग 5 लाख मतों से विजयी करके लोकसभा में आशीर्वाद देकर लोकसभा चुनाव में 2 चरणों में अर्धसैन्य बलों की करीब 450 कंपनियां तैनात होगी। अभी 25 कंपनियां आ चुकी है। सचिवालय में मीडिया वर्कशॉप पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2 फेज के चुनाव की तारीखों से पहले 10 दिन तक पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की भी सुविधा मिलेगी। हालांकि इस बार कुछ बदलाव हुआ है। जानकारी दे दें कि ये सुविधा अब 80 के बजाय 85 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अति संवेदनशील बूथ तय करने के 7 प्रकार होते हैं। हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी और ऑब्जर्वर इसकी रिपोर्ट हमें देंगे। उसके बाद हम फैसला लेकर कानून व्यवस्था में बदलाव करते हैं। कानून व्यवस्था और चुनाव खर्च सीमा की अलग अलग संवेदनशीलता होती है। गुप्ता ने आगे बताया कि चुनाव खर्च सीमा इस बार 95 लाख है, जबकि पिछली बार 80 लाख थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इको फ्रेंडली चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के लोगों को कहा गया है। सीईओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी हम अन्य सरकारी एजेंसियों से मदद लेंगे और उनकी मदद से निगरानी रखेंगे। खासकर बॉर्डर क्षेत्र से सटे इलाकों में ज्यादा फोकस रहेगा। टोंक में सामने आई चाकूबाजी की घटना। काम करने जा रहे युवक के चाकू मारने की घटना सामने आई है। घायल युवक नाजिश को सादत अस्पताल लाया गया। कोतवाली थाना इलाके की गड्ढा पहाड़ी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो चाकूबाजी की घटना, काम करने जा रहा था युवक और इस दरमियान उसे चाकू मार दिया गया। घायल युवक का नाम नाजिश है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो पुलिस भी तुरंत अस्पताल पहुंची, जहां पर युवक का इलाज फिलहाल जारी है। और चलिए इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।